हाँ, आइए शुरू करते हैं क्लास। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? बिल्कुल। तो आज हम लोग कस्तूरी के बारे में बताए थे। गाना सुने होगे, तेरी कस्तूरी रैन बहाए, वो सब समझा दिए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्रिटिकल एंगल लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्रांति के कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल लिखिए। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस स्थिति में यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस स्थिति में यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, तो उस क्षण आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उस क्षण आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उस क्षण आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उस क्षण आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ध्यान इधर देखो, सघन और विरल, अगर हम पानी और हवा का बात करें, ठीक है, तो मान के चलो नीचे पानी है, ऊपर क्या है, हवा। अगर प्रकाश का किरण पानी से हवा में जाए, मतलब सघन से विरल में जाए, प्रकाश का किरण वैसे तो हम ऊपर से नीचे की ओर दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि नीचे आपका कौन सा माध्यम है, सघन यानी कि पानी मान लो, और ऊपर हम मान लेते हैं विरल, और उदाहरण के रूप में ले लेते हैं क्या चीज, हवा। अगर ऐसा उदाहरण ले लेते हैं तो बीच में जो लाइन खींचे हैं ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, प्रकाश की किरण सघन से विरल जाए, तो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। अगर अभिलंब से दूर भागती है तो मान के चलो हम लाइट यहाँ से बारे हैं, यहाँ से अगर ऐसे लाइट बारे हैं, तो उस कंडीशन में ये लाइट जैसे ही यहाँ प्रवेश करेगी, जैसे मान के चलो ये लाइट हमारा यहाँ पे ऐसे गया, ठीक है, अब बताओ कि ये अभिलंब से दूर भागेगी कि नहीं, ये तो अभिलंब है, इससे दूर भागी। हम टॉर्च नीचे से बार रहे हैं, तो लाइट जो है अभिलंब से दूर भाग रही है। अब बताओ हम लाइट को ऐसे ध के इधर कर दें, इस तरफ कर दें, तो हमें नीचे डाउन होगा, तनी सा और ऊपर करेंगे तो और डाउन होगा। डाउन होके अगर इतना पर आ जाए, तो बोलो इसको अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं, और इसको आपतन कोण, इसको क्या से कहते हैं, आई से। तो हमने बोला है कि भाई क्या करें हम, कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री कर दें, तो कहने का मतलब कि इधर जो किरण ऐसे गया है, ये यहाँ पे अब आ गया है, समझ में आया। पहले ऊपर जा रहा था, लेकिन अब ऐसे आ गया है, क्योंकि इसको धके ऊपर खींच दिए हैं। तो बोलिए यही जो अपवर्तन कोण आर है वो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो मैंने बोला है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे बोलिए कि सर जब प्रकाश का किरण सघन से विरल में जाएगा, तो उस वक्त अपवर्तन कोण 90 डिग्री अगर हो जाए, तो उस समय जो आपतन कोण बनेगा ना, यानी आई, इसी को क्रांतिक कोण कहेंगे, जिसको सूचित करेंगे किस चीज से, सी से। बोलो क्लियर हुआ। फिर से सुन लो, आपसे हम कहें कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं,
तो ध्यान से सुनिएगा, आपको सीधे बोलना है कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, तो उस वक्त आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। बोलो समझ में आया? अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला भी पूछे तो बता सकते हो। फॉर्मूला क्या है? सिंपल, साइन आई बटा साइन आर फॉर्मूला पढ़े हो? स्नेल के नियम, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू पढ़े हो ना, म्यू चाहे एन। तो बताओ इसमें कौन सा मान 90 डिग्री है? यही ना है। तो साइन आई के जगह पर क्या लिखोगे? सी लिखोगे। अब बटा में अपवर्तन कोण कितना? 90 डिग्री तक कितना लिखोगे? बोलो साइन 90 हो जाएगा, बराबर में कितना? म्यू। आगे त्रिकोणमिति जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए याद रखें साइन 90 बराबर कितना होता है? 1। तो इसका मान अगर हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि साइन 90 बराबर क्या होता है? 1। इसलिए बताइए साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? साइन सी बराबर म्यू। बोलो समझ में आया? तो इससे हमको क्रांतिक कोण का मान निकल जाएगा। तो आपको ये याद रखना होगा। उम्मीद है कि बुझा गया होगा। बुझा गया? क्रांतिक कोण में हर चीज अगर नहीं भी लिख के आए परीक्षा में, कोई बात नहीं, तुमको खाली फिगर बना देना होगा, परिभाषा लिख देना होगा, 2 मार्क्स हो गए। परीक्षा में अगर आ गया तो हर चीज जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे आगे की क्लास में ये चीज पढ़ना है। फिर भी मैं तुमको बता दिया। समझ में आया? नोट कर सकते हो। पहले परिभाषा लिख लिया, तो बना लो। याद रहे परीक्षा में आपको 2 ही चीज लिखना है, डेफिनेशन एंड ये फिगर। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। कल मैंने ये भी समझाया था कि तिरछा जब किसी चीज को अगर मारते हैं तो एकदम टापा खा जाता है। यहाँ पे क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लाइट कुछ तिरछा ही जा रहा है? थोड़ा सा ही ऊपर करेंगे, हल्का सा भी, तो लाइट उधर नहीं इधर आ जाएगा। बात बुझाया? सोचो, लाइट को थोड़ा सा ऊपर किया तो ये नीचे आएगा, तो क्या प्रकाश का अपवर्तन होगा? नहीं होगा। अपवर्तन माने क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का प्रवेश करना। अभी बताओ प्रकाश किस माध्यम में प्रवेश किया है? आए, ये एकदम विरल और सघन के बॉर्डर पर है बाबू। विरल और सघन के बॉर्डर पर है। विरल ऊपर है, सघन नीचे है। नीचे पानी है, सीधे पोखरा समझ ले भाई। पोखरा, पोखरा में पानी के ऊपर हवा है, अब पोखरा के अंदर से कोई टॉर्च बारा है। समझ में आया? लाइट जो है ऊपर आ तो रहा है, लेकिन ऊपर है, दहा रहा है लाइट। एक तरह से ऐसे समझ सकते हो, ऊपर नहीं आया है। तो उस समय जो एंगल बन रहा है 90 का ऊपर, और नीचे जो बन रहा है वो कौन सा कोण है? क्रांतिक कोण। अब वो आदमी अंदर से टॉर्च को थोड़ा सा भी ऊपर करेगा, लाइट सीधे पानी में जाएगा अंदर, पानी ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि हम सीधे सीधे इस तरह से समझ सकते हैं ठेठ भाषा में कि खीपटा को अगर पानी में छहलाएंगे तो छहल जाएगा, तिरछा मारेंगे तो समझ लो कि लाइट है मार जा रहा है तो छहल जा रहा है, छहल के नीचे ही चला जा रहा है। तो क्या प्रकाश ऊपर गया? और हमने तो सीखा है कि जब प्रकाश के किसी सतह से प्रकाश टकरा के पुनः पहले माध्यम में आ जाए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन नहीं। बात बुझाया? भले ही ऊपर विरल माध्यम है, लेकिन अगर लाइट थोड़ा सा भी ऊपर कर दिए तो बताओ क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा कि अपवर्तन? आए, अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं खराब हो? बताओ। सुन रहे हैं सब हम क्या बोल रहे हैं जी? इहो नहीं सुन रहे सब कि हम क्या बोल रहे हैं। ऊपर कौन सा माध्यम है? विरल, नीचे सघन। अब देखो यहां से लाइट गया ऐसे, ठीक है। पहले तुम ना ये लाइट को देखो, ये वाला, थोड़ा सा केस को समझो है। ये ऐसे है, एक केस समझ में आया? ये केस 1 मान लो। अच्छा, एक इस केस को देखो, एगो इस केस को देखो।
एक इस केस को देखो, 2 3 4, कितने केसेस हैं? 4। बताओ, 1 अपवर्तन को बता रहा है कि परावर्तन को? अपवर्तन। क्यों भाई, तुम बैठो, तुम बताओ क्यों? ये एक माध्यम पहले इधर था और दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर गया। 2 क्या बता रहा है? और ये क्या बता रहा है? ना ही अपवर्तन और ना ही परावर्तन। लेकिन ये सर बंद किए हैं क्या तुम लोग? हाँ, कहाँ हुआ तुम लोग का? क्या सर नहीं आए हैं? तो वेट करो थोड़ा, अब हमारा पढ़ना, वेट करो, बैठो सब पूछ लो। ठीक है, बहुत जल्द नए सर भी आने वाले हैं एक और, ठीक है? वो हर चीज़ पढ़ा सकते हैं, ऑलराउंडर है वो, हमसे भी ज़्यादा विद्वान आदमी है। हाँ, सोहेल सर, सर का नाम है सोहेल सर, वो एक सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है और बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है? वो भी, उनका भी एंट्री 2-3 दिन में हो ही जाएगा। तो टाइम का मैनेजमेंट हम कर देंगे आप लोगों का, उसके बाद अपना सब क्लास चलते हैं, जो एब्सेंट हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलिए अब देखिए, ये आप लोग बताइए, आए अपवर्तन बता रहा है, ये तीसरा यस। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं कि यहाँ क्रांति कौन बन रहा है? क्रांति का मतलब होता है इंग्लिश में क्रिटिकल पोजीशन। अब वो कहते हैं कि पेशेंट के क्रिटिकल पोजीशन है, ना तो बचिए जाएगा ना तो मरिए जाएगा, ये नु है। तो क्रिटिकल मतलब कि इसके नीचे आएगा तो परावर्तन हो जाएगा, और इसके ऊपर जाएगा तो अपवर्तन। क्लियर हुआ? बैठो। अभिषेक जी क्या बता सकते हैं, ये परावर्तन क्यों कहा जा रहा है इसको? फिर वापस पहले ही माध्यम में आ जाए। जब लाइट पहले ही माध्यम में आ जाए तो इसी घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो ये कौन कौन सा घटना हुआ? परावर्तन। बैठिए, अब परावर्तन में भी एक खास प्रकार का ये परावर्तन है। क्यों? देखो बताते हैं। लाइट जब किसी के शरीर से या किसी सतह से टकराती है तो पूरा का पूरा प्रकाश तुम्हारे आंख तक नहीं आता, ही बात पहले जान लो अच्छी तरह से। जैसे तुम हमको देख रहे हो तो प्रकाश हमसे टकरा के तुम्हारी आंखों तक जा रहा है, तो हमारे शरीर का अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है कि पूरा सफेदे लौक रहे हैं, अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कलर के लाइट जो हम ऑब्जर्व कर लिए, समझ में आया, और बाकी प्रकाश तुम्हारे आंखों तक गया। जैसे कि गुलाब के फूल पर लाइट पड़ता है तो वो कैसा दिखाई देता है? हाँ, माने गुलाबी कलर का दिखाई देता है। तो इसका मतलब तुम्हारे आंख में कौन सा प्रकाश आ रहा है? गुलाबी। लेकिन गया कौन था? व्हाइट। व्हाइट मतलब कितने रंग? 7 रंग। 7 रंग में से कितना रंग तुम्हारे आंख के पास आया? एक। कौन सा? गुलाबी कलर। बाकी कहाँ गया? हाँ, बाकी सब अवशोषित कर लिया। समझ में आया? इसीलिए हमें गुलाब का फूल कैसा दिखाई दिया? गुलाबी। और कोई चीज अगर काला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उस सारा का सारा प्रकाश एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसलिए वो हमें चीज, वहां से प्रकाश आया ही नहीं। तो वहां से प्रकाश जब नहीं आया तो हम कहेंगे कि वो सारे प्रकाश को अवशोषित कर लिया। ये बात क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझो कि अगर कहीं से प्रकाश पूरा का पूरा वापस आ जाए तो कैसा फील होता होगा। तो कभी देखे हो कि कांच में दरार पड़ जाए तो दरार वो हमको बहुत चमकता हुआ दिखाई देने लगता है? देखे होगे? पानी के बुलबुला को कभी किसी एंगल पर देखोगे, अंदर ग्लास में जब पानी पी रहे हो या बाल्टी में पानी रखा हुआ हो, तो कभी कभी देखना कि अंदर वो बुलबुला जो बनता है वो बुलबुला भी चमकता है, चमकता हुआ दिखता होगा। ऐसा होता है कभी? तो ये जो चीजें चमकती हैं, क्या कारण रही होगी? तो कारण को यहीं पे समझना है। जब लाइट आपको किसी जगह से आकर के उस लोकेशन पर चमकता हुआ नजर आए, या फिर कल मैंने आपको बताया था कि बहुत दूर आप देखिएगा तो लगेगा कि पानी गिरा हुआ है सड़क पर, वहां से लाइट मतलब कि अथी जो है टकरा करके छहल करके आपकी आंखों तक आ रहा है ना, बिल्कुल यही घटना हो रही है बाबू। हाई रेड कलर वाला, समझ में आया? हाई पोजीशन किस चीज का है? अपवर्तन का। ये भी पोजीशन अपवर्तन का। ये पोजीशन क्रांतिक कोण का है कि यहाँ पे क्या बन रहा है? क्रांतिक कोण। समझ में आया?
वैसे आप इसे अपवर्तन का स्थिति ही बोल सकते हो, क्योंकि हम अपवर्तन कोण का बात किए हैं। लेकिन हई जो है ये क्या है, ये परावर्तन वाला बात है। अब ध्यान से सुनो, ये परावर्तन हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइट पूरा का पूरा वापस आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लाइट यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, पूरा का पूरा लाइट अगर यहाँ आ जाएगा और तुम यहाँ पे खड़े हो और ये आंख में तुम्हारे प्रवेश कर जाए, ये लाइट तुम्हारे अगर आंख में चला जाएगा तो तुम्हें यह जगह खूब चमकता हुआ नजर आएगा। समझ में आया? तो प्रकाश पूरा यहाँ पे आ गया, तो इसलिए हम इसको परावर्तन नहीं पूर्ण परावर्तन बोलेंगे। यहाँ तक कि ये परावर्तन अंदर ही अंदर हुआ माध्यम में, तो इसलिए पूरा नाम हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूरा नाम क्या हो गया? 2 नंबर का ये कंफर्म सवाल समझ लो, आपके एग्जाम में फाइनल एकदम ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आ रहा है इस बार। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछ दिया जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो अब देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश जब देखो ध्यान से समझो, जब प्रकाश की किरण जो होती है ये सघन से विरल में जा रही थी ना, तो सघन से विरल में जब जा रही है तो यहाँ पे गौर से देखो, है ना क्रांतिक कोण था, सही क्रांतिक नहीं, ये अपवर्तन कोण कितना था मान 90 डिग्री। और उस कंडीशन में हई वाला जो कोण था ये आई था, जो किसके बराबर था? सी के बराबर। ये नहीं रेड वाला गलत हो गया, कौन वाला? हाई देखो हाई है ना, है ये आई बराबर सी, यही ना था। अब गौर से देखो, इस क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण देखो, है सब आपतन कोण है, ठीक है। रेड कलर वाला भी आपतन कोण है, ब्लैक कलर वाला भी आपतन कोण है, लेकिन इस आपतन कोण की खासियत है कि ये कौन सा कोण है? क्रांतिक कोण। तो जब क्रांतिक कोण का मान जो होता है ना, क्रांतिक कोण का मान अधिक हो जाता है, जितना क्रांतिक कोण है वो अगर अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन में, अब जैसे कि यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान कई डिग्री है? 90 डिग्री। तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से जब अधिक हो जाए तो आपतन कोण का जो मान होता है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है। पहले आपतन कोण का मान किसके बराबर था? सी के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि जब क्रांतिक कोण का मान जो होता है, जैसे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण है, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तब प्रकाश पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर हुआ? अब आपसे पूछा जाए, कांच में पड़ी दरार का चमकना, इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई पूछ दे कैसे? अब हम तुमसे यही सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर बुला करके, बताओ कांच में दरार जो पड़ती है वो चमकती हुई दिखाई देती है, क्यों? तो देखो तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो तुम कहोगे कि सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो तुमको कोई अगर ये देखेगा ना, तुमको ये सुनते हुए, तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। इंटरेस्ट तब लेगा जब वो एकदम मजे से बताए कि हाँ कैसे हुआ, रियल में कैसे हुआ। लाइट छहल के तुम्हारे आंख में आ रहा है तब वो चमकता है, तो कैसे छहलता है? तो प्रकाश जब पहले ही माध्यम, जैसे सघन है तो सघने में वापस आ जाए, तो पहले सोचो कि कांच में दरार पड़ता है तो होता क्या है। मान के चलो हई वाला चीज जो है कांच में पड़ा हुआ दरार है, हई अंदर वाला दरार है, तो ये दरार में हवा घुस जाएगा कि नहीं? दरार पड़ेगा तो तब बोलो इधर कांच है या अंदर क्या है? हवा है। तुम इधर साइड में खड़े हो चाहे कहीं भी खड़े हो, तुमको ऐसा लग रहा है कि अरे इधर दरार पड़ गया है जी, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तुम्हारे आंख में कहीं से तो लाइट आ रहा है, और वो भी कैसे? फिसल करके। कोई तो है, कोई तो ऐसी घटना हो रही है। तो समझो यहाँ पर तुमको बस 2 चीज ढूंढना है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। बोलो सघन माध्यम किधर है? दरार से इधर नहीं तो दरार के उधर, और दरार के अंदर क्या है? हवा। तो विरल माध्यम कहाँ हुआ? अंदर हुआ। अब बुझाया? तो सोचो प्रकाश का किरण सबसे पहले इधर से सघन से किस में गया? विरल में। अगर यही लाइट छहल करके ऐसे चला जाए, या ऊपर से आया हुआ लाइट छहल करके ऐसे आ जाए तुम्हारे आंख में, तो ये कैसा दिखाई देगा? चमकता हुआ। समझ में आया? तो तुमको ये बात बताना होगा कि सर अगर हम ये मान ले कि है दरार है, ये कांच में पड़ा हुआ दरार है, अगर ये दरार है तो इतना दूर तो भाई ऐसी होगा नहीं, ये कांच होगा ना, दर्पण कांच से ही ना बनता। इतना दूर क्या है? हवा। तो अगर लाइट किसी तरह भी ऐसे आया तो ये तो सघन माध्यम है,
और इधर से क्रॉस करके अगर बाहर निकल गया, इधर क्या था, हवा, विरल माध्यम था। अगर ये मेरे आंख में आ जाएगा तो मुझे यह दरार कैसा दिखाई देगा, चमकता हुआ। बुझाया? यही सवाल तुमसे बोल दिया जाए कि पानी के बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देता है, बताओ क्या है? तो इसके लिए फिर दिमाग लगाओ, दुए गो चीज ढूंढो। क्या क्या ढूंढोगे? सघन अविरल। तो मान के चलो भाई जग हो गया, इसके अंदर एगो पानी का क्या है, बुलबुला, ये तुमको चमक रहा है, दिखाई दे रहा है चमकता हुआ, मान के चलो। तो हम तुमको बार बार बोल रहे हैं कि बाबू पानी का बुलबुला, तब बोलचाल की भाषा में पानी के बुलबुला बोलते हैं, असल में ये हवा के बुलबुला है। समझ में आया? हम तो कहते हैं कि पानी के बुलबुला बन गए है, ऐसे बोलते हैं कह के पानी के भीतर, लेकिन असल में ये किसका बुलबुला होता है, हवा का। हई सब पानी है, इसके अंदर क्या रहता है, हवा। ये बात बुझाया? तो अंदर जो आप बुलबुला देखते हैं असल में उसमें हवा रहता है। तब बोलो हवा कौन माध्यम, अब बाहर जो पानी है वो सघन। तो कहीं प्रकाश ऐसे टकरा के तुम्हारे आंख में चला जाए तो चमकता हुआ हर जगह कैसा दिखाई देगा, चमकता हुआ। बोलो कारण समझ में आया? खाली इतना ही तो बात बताना है तो क्लियर हो जाएगा। यात्री जब रेगिस्तान में आगे जाते हैं तो उनको कहीं कहीं लगता है कि आगे जाके नदी है, पानी है, और यात्री को रेगिस्तान में भ्रम हो जाता है पानी का कि चलो भाई वहां नदी है, कम से कम पानी पीते हैं। लेकिन रेगिस्तान में क्या होता है कि जो डस्ट होते हैं, जो कण होते हैं, सैंड होते हैं, जो बालू होते हैं, बालू के कण गर्म हो जाते हैं, और गर्म हो जाने के बाद बालू के कण के नीचे ठंडा हवा रहता है, और बालू के कण के ऊपर कैसा हवा रहता है, मतलब बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो आप ठीक से देखिएगा, कहीं भी बालू अगर गिरा हुआ हो और धूप में हो तो ऊपर छुइएगा खूब गर्म, तनी हाथवा घुमा दीजिएगा भीतर तो ठंडा। बोलो अंदर कौन सी हवा है, ठंडी हवा, और ऊपर कौन सा हवा है, गर्म हवा। ठंडा हवा गर्म हवा में सघन कौन, सघन माने सटल, नजदीक नजदीक। ठंडा हवा नजदीक नजदीक रहता है, गर्म हवा ऊपर उड़ता है, समझ में? क्योंकि हल्का रहता है। तो ठंडा हवा सघन और गर्म हवा विरल। कहीं लाइट जो है ऐसे आकर के ऐसे निकल जाए, समझ में आया? या फिर प्रकाश जो है सघन माध्यम से, अब जैसे कि गौर से देखिएगा, ऊपर का हवा गर्म रहता है, ये बात समझ में आया? गर्म हवा कहाँ रहते हैं, ऊपर। तो अब बालू के ऊपर का हवा अगर गर्म हो जाएगा तो असल में वो हवा धीरे धीरे कहाँ उठेगा, ऊपर उठेगा। तो फाइनली हम ये जान गए कि बालू के पास जो हवा है वो कौन सी हवा है, नहीं गर्म हुआ तो फिर ऊपर उड़ के चला गया ना ऊपर, बालू तो पूरा गर्म है। अब लाइट जैसे मान के चलो ऐसे पड़ा, तो लाइट पड़ने के बाद सबसे पहले किस पर जाएगा, गर्म हवा, और गर्म हवा से किस में प्रवेश करेगा, देखो हवा 3 लेयर में है, पहला बात समझो, ये बालू हो गया, इसके ऊपर अभी फिलहाल गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठता है, समझ में आया? और बालू के नीचे कैसा हवा, ठंडा। तो देखो यहाँ सबसे गर्म हवा, इसके थोड़ा सा ऊपर कैसा हवा रहेगा, ठंडा रहेगा। बोलो क्यों? क्योंकि बालू के पास बालू के कण सबसे जल्दी गर्म होते हैं, और बालू का कण अगर गर्म हो जाएगा तो अपने ऊपर के हवा को क्या कर देगा, पूरा गर्म कर देगा। अगर ऊपर के हवा को गर्म कर देगा, इसको ऐसे समझो ना, तावा रहे ना, तावा के नीचे से जब गर्म करेंगे तो तावा तो पूरा गर्म हो गया। अब तवा के ऊपर हल्का हल्का धाह लगेगा आपको, और थोड़ा सा ऊपर करिएगा तो धाह नहीं लगेगा। तो किसका मतलब हुआ कि तावा के ठीक सटल जितना जगह है उस एरिया में हवा क्या है, गर्म है, ओकरा ऊपर क्या है, ठंडा। लेकिन गर्म हवा कहीं ना कहीं जगह खोज के ऊपर जा रहा है, लेकिन तावा के पास में क्या है, गर्म हवा। अब समझिए पक्की जो सड़क है, उतना धूप पड़ा, उस पर क्या हुआ, गर्म हुआ, लेकिन उसके ऊपर कौन सा हवा है, ठंडा गर्म। और फिर अगर बालू है, अगर तब बालू के नीचे जो है इसमें जो हवा है वो कैसा है, ठंडा। तो हवा के कितने लेयर हो गए, 3, ठंडा गर्म ठंडा। अब लाइट मान के चलो सबसे पहले किस में आया, ठंडा पर। अगर कहीं तिरछा आया और गर्म में नहीं गया, तो गर्म में नहीं जाएगा तो टकरा के ऐसे आगे भाग जाएगा। अब टकरा के जैसे आगे भाग जाएगा, और तुम बैठे हो कार में, अब कार में तुम्हारे आंख में ये लाइट जब जाएगा तो इस जगह पर क्या चीज दिखाई देगा, पानी गिरा हुआ दिखाई देगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे,
मरीचिका, बुझाया। और ये देखो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमें आगे पानी गिरा हुआ रेगिस्तान में यात्रियों को भी आगे नदी या तालाब का भ्रम हो जाता है, जिसको हम लोग मरीचिका कहते हैं। हिरण को भी भ्रम हो जाता है तो उसे मृग मरीचिका कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण हो जाना चाहिए, किसका मान? आपतन कोण का मान, तभी ऐसा होगा। तो चलिए एक सवाल हम लोग करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? क्वेश्चन लिखिएगा स्टार देकर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? बोले। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जब क्रांतिक कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश पुनः पहले ही माध्यम में वापस लौट आता है। तो प्रकाश पुनः पहले ही माध्यम में वापस लौट आता है। तो प्रकाश पुनः पहले ही माध्यम में वापस लौट आता है जब आपतन कोण का मान, यही ना बोले हैं, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश पुनः पहले ही माध्यम में वापस लौट आता है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे कांच में दरार का चमकना, कांच में दरार का चमकना, कांच में दरार का चमकना, कोमा पानी में हवा के बुलबुले का चमकना, पानी में हवा के बुलबुले का चमकना, हवा के बुलबुले का चमकना, मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, मृग मरीचिका आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। हो गया है? चलो एक फिगर छोटा सा बना लो, ये देख लो। लाइट ये जो है एक सतह हो गया, अब मान के चलो नीचे हम विरल मान ले रहे हैं और ऊपर मान ले रहे हैं सघन। लाइट ऐसे तिरछे आया, ऐसे तिरछे आगे ऐसे पास हो गया, ठीक। तो ये जो है लाइट सीधे आ गया, तो उस कंडीशन में ये देखो आई का मान जो है ना, वो ज्यादा है किस चीज से? सी से। आई का मान ज्यादा हो गया किस चीज से? सी से। ये देखो ये कौन देख रहे हो? ये आर का मान है जो ज्यादा है किस चीज से? 90 डिग्री से। क्लियर हुआ? तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये आपतित किरण हो गया। किरण, चलिए इस फिगर को नीचे बना लीजिए।
हो गया? आए? हो गया ना? अब स्टार्ट द क्वेश्चन लिखो। मृग मरीचिका से आप क्या समझते हैं? 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 हो गया? लिखिए मृग मरीचिका का। जब हिरन को प्यास लगता है, जब हिरन को प्यास लगता है, जब हिरन को प्यास लगता है, तो वह पानी के तलाश में, तो वह पानी के तलाश में, तो वह पानी के तलाश में पानी के तलाश में जब पानी के तलाश में जब कुछ दूरी पर पानी के करीब पहुंचता है, कुछ दूरी पर पानी के करीब पहुंचता है, पानी के करीब पहुंचता है, तो वहां पानी नहीं होता, तो वहां पानी नहीं होता, बल्कि हिरन को पानी का भ्रम पैदा होता है, बल्कि हिरन को पानी का भ्रम पैदा होता है, पानी का भ्रम पैदा होता है, हिरन को पानी का भ्रम पैदा होता है, जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। भ्रम पैदा होता है जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। भ्रम पैदा होता है जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसी भ्रम को मृग मरीचिका कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, इसी भ्रम को मृग मरीचिका कहते हैं। इसी भ्रम को मृग मरीचिका कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन स्टार देकर लिखिए। मरीचिका से आप क्या समझते हैं? मरीचिका से आप क्या समझते हैं? आए? आए? ये मृग मरीचिका था, अब मरीचिका लिखना है। समझ है ना? मरीचिका से आप क्या समझते हैं? हो गया? लिखिए। रेगिस्तान में यात्रियों को, रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर नदी या तालाब में पानी का भ्रम पैदा होता है। कुछ दूरी पर नदी या तालाब में पानी का भ्रम पैदा होता है, पानी का भ्रम पैदा होता है, जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेत के ठीक ऊपर की हवा, रेत के ठीक ऊपर की हवा
गर्म तो होती ही है, गर्म तो होती ही है, क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। रेत के ऊपर, ठीक ऊपर की हवा, रेत के ठीक ऊपर की हवा गर्म तो होती ही है, क्योंकि रेत बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं, क्योंकि रेत बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं। लेकिन गर्म हवा के ऊपर ठंडी हवा होती है, लेकिन गर्म हवा के ऊपर ठंडी हवा होती है, गर्म हवा के ऊपर ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा होती है, जिसके कारण प्रकाश, जिसके कारण प्रकाश, जिसके कारण प्रकाश ठंडी हवा से गर्म हवा में, जिसके कारण प्रकाश होती है, जिसके कारण प्रकाश ठंडी हवा से गर्म हवा में, ब्रैकेट में लिख दीजिए सघन से विरल, ठंडी हवा होती है, गर्म हवा के ऊपर ठंडी हवा होती है, और उसके बाद लिखिएगा जिसके कारण प्रकाश ठंडी हवा से गर्म हवा में, ब्रैकेट में लिखना है सघन से विरल, सघन से विरल में, ठंडी हवा से गर्म हवा, अब ब्रैकेट में लिखना है सघन से विरल में प्रवेश करना चाहती है, प्रवेश करना चाहती है, प्रवेश करना चाहती है, और कुछ किरणों के कारण, कुछ किरणों के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण, कुछ किरणों के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण यात्रियों के आंख में प्रवेश करती है, यात्रियों के आंख में प्रवेश करती है, यात्रियों के आंख में प्रवेश करती है, और यात्री को वहां पानी नजर आने लगता है, और यात्री को वहां पानी नजर आने लगता है, यात्री को वहां पानी नजर आने लगता है, यात्री को वहां पानी नजर आने लगता है, यात्री को वहां पानी नजर आने लगता है। इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं, इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं, इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं। थोड़ी देर पहले यही बात हम आपको समझाए हैं, पूरा तो क्लियर बता ही दिए, ठीक है, और उसी चीज को हमने लिखवा दिया। क्लियर हो गया? बंद कर ले। का है का एगो एचडी लगा दी का एगो अब लिख सकते हो हेडिंग रेनबो, लेकिन अभी उतारना नहीं है। चलो देखो, रेनबो आपको सामने नजर आ रहा है, ये जो रेनबो आप देख रहे हो और ये जो रेनबो नजर आ रहा है, आपको अभी तक ये मालूम होगा कि इंद्रधनुष जो है 7 रंग का बनता है आसमान में, ओकरा के हमनी के ठेठ भाषा में गांव देहात के लोग कहता है पंचोखा। नहीं सुने हो? अपना दादा दादी से जाके पूछना, आप आज जाके पूछिएगा कि ए दादा पंचोखा का होला हो, अपने पता चल जाएगा उन लोगों को है पंचोखा, पंचोखा। चलिए सुनिए, तो ये जो चीज है, हम लोग के दादा दादी जो है, हम लोग बचपन में पूछते थे कि वो आसमान में वो क्या बना है, तो वो लोग हम लोग को बताता था कि इंद्र देव जो है ना वो वर्षा के ईश्वर हैं। कभी कभी क्या होता है, वो बरसात होता है तो कभी कभी इंद्रदेव जब थक जाते हैं
तो उनके पास एगो धनुष है, उहे आसमान में धके रख देते हैं तो वह धनुष बन जाता है, ऐसा बोला जाता था। विज्ञान, वाह, बहुत अच्छा से संबोधन दिए हैं आप। वहां दे महात्मा, रुक जो, खाली हो जाए दे ओकरा बाद देख। अरे कहे हैं के लिए बड़े तेजपात लेखा मुंह बनाया है, पानी पियत ना सोलबत बा, वही में गलगला देता पूरा, और वो पियत देता, वो पियता, वाह पिय, बहुत अच्छा। ऐसा समझ में इंद्रधनुष, समझे, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है। इंद्रधनुष जो है, नाम भले ही इंद्रधनुष है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंद्रदेव का कोई धनुष है। ये तो भारत देश में हिंदी भाषा में इंद्रधनुष नाम पड़ गया है। असली नाम देखो रेनबो है। रैन में रैन शब्द आया है, वर्षा, वर्षा के कारण जो ये फिगर बन रहा है, ये जो चीज स्पेक्ट्रम जो तैयार हो रहा है, उसी को हम लोग रेनबो बोलते हैं। रेनबो का सही मतलब समझिए कि ये कैसे बनता है। और दूसरा चीज कि इसमें रेनबो जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, दो वेराइटी का रेनबो है। एक आपको इसके पीछे हल्का एक रेनबो दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए लाल रंग नीचे नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसमें लाल रंग ऊपर है। तो जिसमें लाल रंग ऊपर होता है उसे प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं, प्राइमरी रेनबो। और जिसमें लाल रंग नीचे होता है उसे सेकेंडरी रेनबो। यानी रेनबो दो तरह का बनता है आसमान में। अब ये दो तरह के रेनबो बनते क्यों हैं और कैसे बनते होंगे, इस चीज को समझने के लिए आप न बारिश के बूंद पर ध्यान दीजिएगा। बारिश का जो बूंद होता है, मान लीजिए ये बारिश का बूंद है, और इस बारिश के बूंद को आसमान, जैसे बारिश हुआ तो बारिश हो जाने के बाद बारिश की अधिकतम बूंद हवा में जो है लटक जाते हैं, है ना, उसमें रह जाते हैं छोटे छोटे बूंद। अब ये छोटे छोटे बूंद जो है ये प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगते हैं। जब इनसे लाइट निकलती है तो लाइट निकलने के बाद इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, और वर्ण विक्षेपण होते ही अगर प्रकाश जो रहती है, जल जो है, पानी की जो बूंदे हैं वो आसमान में पूरा ऐसे है। अब चूंकि पृथ्वी जो है गोल है तो उसके चारों तरफ अगर पानी है वहां पर, तो कुछ ही दूर तक अगर पानी के कण है तो भी वो एक स्पेक्ट्रम बना देंगे। अब स्पेक्ट्रम जो बनाएंगे वो एकदम गोल बनाएंगे। अब आपको तो आधा वृत्त ही दिखाई देता है, लेकिन असल में रेनबो जो होता है वो पूरी तरह से वृत्ताकार होता है, गोल होता है। अब इसमें बनने के पीछे कारण क्या है, इस चीज को समझने के लिए आप सबसे पहले इसको समझिए कि ये जो है पानी का बूंद है, तो अंदर तो पानी है ना, है, ये तो पूरी तरह से पानी ही है। लाइट जो है वो सबसे पहले हवा से ऐसे इसमें आया, ठीक है, हवा से इसमें आ गया। आने के बाद अब आपको जानना है कि ये लाइट अब कहाँ जाने वाला है, यही ना जानना है। प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में जाने के बाद वो किधर जाएगा, इसका हम लोग पता कैसे लगाते हैं? क्या जवाब है तुम्हारे पास, बोलो। अभी हमको यहाँ जानना है कि लाइट ऐसे आया है, अब ये लाइट इसके अंदर किधर जाने वाला है, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे पता चलेगा? अभिलंब खींचेंगे। तो यहाँ पे हम एक ऐसे अभिलंब खींचेंगे, देखो तो ये 90 डिग्री हो गया, अभिलंब हो गया। अभिलंब खींचने के बाद अब बताइए कि ये माध्यम और अंदर का माध्यम क्या है? बाहर क्या है? बाहर विरल है और अंदर सघन। ही तो बात है, इसको लिखने की जरूरत नहीं ना है, ये तो पता चल जाएगा। पानी के बूंद है तो भाई अंदर सघन है। प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? यस, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो बोलो ये जिधर जा रहा था उससे थोड़ा सा टर्न कर जाएगा, टर्न कर गया। टर्न करने के बाद ये लाइट यहां पर आया। अब बताइए ये लाइट अभी किस माध्यम में है? सघन में है, ऐसे आ गया सघन में। बाहर कौन सा माध्यम है? बाहर विरल माध्यम है। अब बाहर विरल माध्यम है तो अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आने वाली है, सघन से विरल। अभी अभी थोड़ा देर पहले बताए कि जब प्रकाश सघन से विरल में आए और अगर कहीं ज्यादा तिरछा आ गया तब बिछल जाएगा। बात बुझाया? ज्यादा तिरछा गया तो बिछल जाएगा, और बिछल जाने के बाद प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। सोचो कि ये तिरछा ही आया है तो क्या ये लाइट बाहर निकल पाएगा? नहीं, तो यहां से बिछल करके इधर ना कहीं भागेगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया यहाँ पर।
अब बताइए, ये लाइट बाहर तो नहीं आया लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो चुका है। अब लाइट यहां पहुंचा है, अभी भी ये लाइट बाहर निकलना चाहता है। अगर तिरछा घूमते रह गए तब तो लाइट यहीं में रह जाएगा, समझ में आया, और चमकने लगेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि भाई लाइट यहां से आके बाहर कहीं निकल जाए, तो बहुत ऐसा बूंद होता है जहां से लाइट निकलता है। अब लाइट मान के चलो कि यहां से निकल गया, तो यहाँ पे अभिलंब खींचोगे ना, अभिलंब खींचने के बाद अब बताओ प्रकाश किधर जाएगा, तो अभिलंब से तो ये इधर आ रहा था, तो जाहिर सी बात है इस रास्ता से ना होकर के इधर भागेगा, ऐसे बोलो, अभिलंब से दूर भागा। अब ये जैसे ही दूर भागेगा, इस जगह से दूर भागेगा, तो चूंकि यह पानी का बूंद है जो कि प्रिज्म जैसा बिहेव कर रहा है, तब प्रिज्म जैसा अगर बिहेव करेगा तो ये लाइट यहां से जब निकलेगा तो 7 तरह के रंग का निकलेगा, समझ में आया। और इसका हमारे आंख के पास जो एंगल होगा, जो हमारे आंख से कोण बनाएगा यहाँ पर, वो 41 से लेके 43 तक का कोण बना सकता है। 41 डिग्री बना सकता है, 42 डिग्री बना सकता है, 43, इसी के आसपास रहेगा। और तब हमारे आंख में ये जो दिखेगा, ये जो नज़ारा दिखेगा इस जगह पर, एकदम ऐसा नज़ारा दिखने वाला है, समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो नज़ारा दिखने वाला है, यहाँ पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितना बार हुआ है? 2 बार। यही तो सवाल आता है परीक्षा में कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंद्रधनुष में कितना बार होता है। तो डिपेंड करता है कि इंद्रधनुष जो है वो बना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश का पहले अपवर्तन हुआ है, प्रकाश आर पर गया है, फिर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, फिर यहाँ पर अपवर्तन होने के साथ साथ वर्ण विक्षेपण हुआ है। बोलो कितना घटना हुआ? 4। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और साथ ही साथ वर्ण विक्षेपण हुआ, समझ में आया। कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ? 1 बार हुआ। क्या हो अगर लाइट कुछ इस तरह से आए, मान के चलिए कि लाइट ऐसे आया, अब हमको यहां से पता करना है कि लाइट किधर जाने वाला है, तो यहां पर आप अभिलंब खींचिएगा, तो बोलो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ेगा, मुड़ा। फिर मान के चलिए कि यहां से लाइट ऐसे बिछल गया, और बिछलने के बाद फिर यहां से बिछल गया, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कई बार हो गया? 2 बार। अब यहां से लाइट हमारा बाहर जाने वाला है, तो इस कंडीशन में यहां पर हम अभिलंब खींचेंगे, यहां पर अभिलंब खींच दिए, बड़ा गच बे। हाँ, बस खाली समझा ही रहे, अगले दिन लिखा देंगे। अब बताइए, यहां से बताइए क्या होगा? बाहर निकलेगा तो कुछ इस साइड में भागेगा, अब इस साइड में भागेगा तो इसका एंगल लगभग 51 से 53 तक रहेगा, 51 से 53 तक। तो अब बताओ यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितना बार हुआ? 2 बार हुआ। तो 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के वजह से जब ये होता है तो यहाँ पे लाल रंग ऊपर आ जाता है, समझ में आया। अब बैगनी रंग जो होता है वो नीचे आ जाता है, बैगनी रंग नीचे आ जाता है। अब वही 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ये लाल का पलट के लाल नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाता है? ऊपर बैगनी आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई कि इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया तो इसका एनर्जी तनी डाउन हो गया, जिसके वजह से यह इंद्रधनुष देखिए थोड़ा कम डीप, ये ज्यादा लाइट नहीं कर रहा है, ज्यादा नहीं चमक रहा है। तो जो ज्यादा लाइट नहीं करता है और लाल रंग नीचे होता है, तो इसे हम कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, और इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक इंद्रधनुष इसको क्यों कहा जाता है, तो कारण बता सकते हो? कारण यहाँ पर है ना, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ इसलिए प्राथमिक, और इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार हुआ, समझ में आ गया। तो ये द्वितीयक हो गया। अब इस पर आगे का सवाल हम लोग अगले दिन करेंगे। आए